प्रिय मित्रों, आज से हम एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हस्ताक्षर। जी हाँ, जैसा कि नाम हस्ताक्षर है तो हम हर बार एक नए हस्ताक्षर से मिलेंगे। ये हस्ताक्षर होंगे साहित्य से, कला से। हम साहित्यकारों की बात करेंगे, हम कलाकारों की बात करेंगे, रंगकर्मियों की बात करेंगे। हम वो मुद्दे उठाएंगे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम साहित्यकारों की, लेखकों की, कहानीकारों की वो कहानियाँ, वो कथाएं वो चुन कर लाएंगे जो एक बार फिर से नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, जो अपने समय की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। हम उन पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे रंगमंच की, रंगमंच में हो रहे आंदोलनों की। तो आज से हम जो यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है हस्ताक्षर, और आज के हस्ताक्षर में इस अंक में हम शरद जोशी पर बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं शरद जोशी इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के, अगर मैं कहूँ कि बेहतरीन व्यंग्यकारों में से एक थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शरद जोशी का नाम आते ही व्यंग्य सामने आ जाता है। दोस्तों, शरद जोशी जी का नाम याद आते ही उनके दो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और ये 90 का दशक रहा होगा जब ये नाटक अपनी चरम पर थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर के और देश के प्रत्येक प्रांत में ये नाटक खेले गए, जिनमें से एक मुख्य नाटक था, एक था गधा उर्फ लदार खां। मित्रों, ये नाटक कमाल की व्यंग्य रचना है। जब मैं कॉलेज में था उन दिनों में ये नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे रंगमंच मुझसे पीछे छूट गया और लेखन मेरे साथ चलता रहा। तो शरद जोशी कहीं ना कहीं मेरी निजी ज़िंदगी से भी जुड़े रहे हैं, वो चाहे नाटक के रूप में ही हो। फिर उसके बाद उनकी किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रहा, और जो उनके नाटक, जो सीरियल हम लगातार टीवी पर, दूरदर्शन पर देखते रहे, वे मुझे शरद जोशी के बिल्कुल करीब लाते रहे। दोस्तों, आज एक विशेष दिन है जब हम चर्चा कर रहे हैं शरद जोशी की रचनाओं पर, शरद जोशी के व्यक्तित्व पर। सुबह उठते ही पहली बात ये हुई कि मुझे एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल, एक बहुत खूबसूरत आलेख देखने को मिला, पढ़ने को मिला। यह आलेख हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह का लिखा हुआ था। अमरीक सिंह को मैं आज से नहीं, बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूँ। मूलतः वह पंजाब से जुड़े हैं, लेकिन छपते पूरे भारत में हैं। उनकी लेखनी का कायल मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हिंदुस्तानी होती है, वो भाषा हिंदुस्तानी होती है, वो शब्द हिंदुस्तानी के होते हैं। तो आज के दिन मैं पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह का एक आलेख पढ़ना चाहूँगा, जो अपने आप में उनके व्यक्तित्व को विराटता के साथ दिखाता है, और जिस विराटता के काबिल वे थे उस विराटता को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। शरद जोशी ने फिल्मों के लिए संवाद लिखे, ये सब हम जानते हैं। टेलीविज़न सीरियल लिखे, मंच पर पढ़ते हुए क्या खूब मकबूल हुए। उनकी जो तंज निगारी जो थी उसके सब लोग कायल थे। नवभारत टाइम्स में छपने वाला उनका एक कॉलम हुआ करता था मित्रों, जिसका नाम था प्रतिदिन। प्रतिदिन अखबारों में एक अकेली ऐसी मिसाल थी जिसको लोग, मैक्सिमम लोग पढ़ते थे, अधिकतम लोग पढ़ते थे।
और उस ज़माने में मुझे याद है जनसत्ता और नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान, इन अखबारों का आपसी बहुत कंपटीशन हुआ करता था, बहुत मुकाबला था। लेखन में वे अपने अग्रज हरिशंकर परसाई की तरह ही पूरा लेख या लेखन व्यंग में लिखा करते थे, यानी व्यंग प्रधान हुआ करता था। लेकिन अकेला व्यंग नहीं, बल्कि व्यंग के साथ वैचारिक आधार हुआ करता था। आज भी आप जब पढ़ेंगे तो इस अंतर को ज़रूर महसूस करेंगे कि दूसरे व्यंगकार और शरद जोशी में क्या अंतर है। उनकी रचनाओं में जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति रहती थी। भाषा से लेकर विचार तक इसका सरलीकरण आसान हरगिज नहीं है। व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, आम आदमी को बोनसाई बनाने वाली सत्ता संस्कृति, उसके खिलाफ उनकी कलम उम्र भर चलती रही। शरद जोशी सहज ही बोलचाल में और अपने गद्य में ऐसी व्यंजना भरते जो पाठक के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती थी, एक नई सोच भी पैदा करती थी। आवाम उनके लेखन के केंद्र में था। भ्रष्टाचार, शोषण, विकृति और अन्याय पर चोट करने का कोई मौका शरद जोशी नहीं छोड़ा करते थे। सो मित्रों, लेखन की शुरुआत उन्होंने नई दुनिया से की। नई दुनिया से उनकी शुरुआत होती है। यह बात 1951 की है। यशस्वी पत्रकार राजेंद्र माथुर भी उन दिनों कॉलेज से निकलकर नई दुनिया में आए थे। दोनों मित्र थे। बाद में जब राजेंद्र माथुर दिल्ली आए और नवभारत टाइम्स में संपादन का जिम्मा संभाल लिया, तब शरद जोशी भी व्यंग्य की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। उन दिनों के अखबारों में व्यंग्य छपा करते थे, मगर जब तक या फिर हफ्तावार कॉलम की शक्ल में। हर रोज़ व्यंग्य की जगह बनाने का विचार राजेंद्र माथुर को आया तो उन्होंने शरद जोशी को यह कॉलम लिखने के लिए कहा और इस तरह शुरू हुआ प्रतिदिन मील का पत्थर साबित। वह कहीं भी रहे, यह कॉलम उनके अनिवार्य रूप से उन्होंने जारी रखा। किसी वजह से एक आध बार अगर प्रतिदिन नहीं निकला तो उस दिन नवभारत टाइम्स का दफ्तर चिट्ठियों से भर जाता था या फ़ोन कॉल उनको आया करते थे संपादक महोदय। राजेंद्र माथुर कहते हैं कि शरद जोशी और नवभारत टाइम्स एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। प्रभाष जोशी ने एक बार कहा था कि उन्हें रज्जू बाबू, राजेंद्र माथुर यानी रज्जू बाबू कहा करते थे। राजेंद्र माथुर जैसे से ईर्ष्या होती है कि जनसत्ता के पास कोई शरद जोशी नहीं। आप देखिए कि अगर कोई इस तरह का अखबार, देश का प्रमुख अखबार, उसका संपादक किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करते हुए कहे कि मेरे पास यह कमी है, तो आप समझिए उस व्यंग्यकार शरद जोशी का कद कितना बड़ा है। शरद जोशी के हिस्से में यह श्रेय भी आता है कि उन्होंने टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने की रवायत चलाई। मित्रों, आजकल तो कुछ भी पैसे से नहीं देखने की इच्छा होती मतलब लोगों की। मुझे याद है कि मैं रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ और रंगमंच की हालत इसीलिए ख़राब हुई कि हम रंगमंच पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। हम सिनेमा जाते हैं, 500 रुपये खर्च करके आते हैं, लौटा कर आते हैं और 2 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन रंगमंच के अदाकार जो काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और कला को एक कला की तरह प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए हम 10 रुपये की, 20 रुपये की टिकट भी नहीं खरीद सकते या ख़रीदना नहीं चाहते। लेकिन ये दौर वो रहा जब एक
आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरह का भी हो सकता है कि व्यंग को टिकट खरीद कर लोग देखें। तो शरद जोशी के हिस्से में ये श्रेय है कि उन्होंने टिकट खरीद कर व्यंग सुनने की रवायत चलाई। उनके मित्र प्रोफेसर कांति कुमार जैन के संस्मरणों का एक संग्रह है, लौट कर आना नहीं होगा। इनमें शरद जोशी पर उनका लंबा संस्मरण है। वह लिखते हैं कि मंच के सामने खड़े होकर शरद के व्यंग सुनना एक अनुभव हुआ करता था। उस ज़माने में कवि सम्मेलनों के घटते स्तर को रोकने का ज़बरदस्त काम शरद जोशी के व्यंग पाठों ने किया। हिंदी में टिकट खरीदकर व्यंग सुनाने की परंपरा शरद जी ने चलाई। शरद जी कहा करते थे, यदि आप सर्कस देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं तो लेखक की रचनाएं बिना दाम के क्यों सुनना चाहते हैं? बड़ी तार्किक सी बात है। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर पेंटर अपनी कला की बोली लगाता है या कला बेचता है, फिल्मकार अपनी फिल्म बेचता है, रोजी रोटी चलाता है, तो क्या साहित्यकार नहीं चला सकते? क्या उनका कोई हक नहीं है? बहुत मज़ेदार बात है कि शरद जोशी कहते हैं कि सर्कस खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन साहित्य की रचनाओं को सुनने पढ़ने के लिए आपके पास नहीं है। लेकिन उन्होंने धारा को मोड़ कर दिखाया और एक नया दौर शुरू हुआ जब लोग पैसे देकर व्यंग सुनने लगे। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते, वैसे शरद भी बुलाए जाने लगे। शरद का व्यंग पाठ अच्छे से अच्छे कवि के काव्य पाठ पर भारी पड़ता था। प्रोफेसर जैन का यह कथन है कि शरद जोशी जो भी करते शिद्दत के साथ करते थे। शरद जोशी जी ने खूब व्यंग पढ़े, खूब लोकप्रियता अर्जित की। वे कवि सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे और बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता और उनका काव्य पाठ बड़े बड़े कवियों के काव्य पाठ पर भारी पड़ता। प्रोफेसर जैन का कहना है कि शरद जोशी जो भी करते थे शिद्दत के साथ करते थे। यदि शो शरद जोशी का था तो वह शिद्दत का भी था। शरद जोशी ने इरफाना से प्रेम किया, शिद्दत से किया, व्यंग लिखे, शिद्दत से लिखे, अफसर से शत्रुता निभाई, शिद्दत के साथ निभाई। और खुद शरद जोशी भी कहते हैं कि लिखना मेरे लिए जीने की तरकीब है। लिखना मेरे लिए जीने की तरकीब है। लिखना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख के मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि चलो इतने बरस जी लिया, अब ना होता, यह ना होता तो इसका क्या विकल्प होता। यह सोचना कठिन है। लिखना मेरा निजी उद्देश्य है। शरद जोशी ने कई फिल्मों के संवाद और टेलीविज़न धारावाहिकों के स्क्रिप्ट भी लिखे। उनका लिखा धारावाहिक यह जो जिंदगी है बेहद लोकप्रिय हुआ। दाने अनार के, प्याले में तूफान, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, विक्रम बेताल, जिसको तकरीबन पूरी दुनिया, हिंदुस्तान की पूरी आवाम देखती थी, और देवी जी सीरियल उन्होंने लिखे। ये सीरियल इतने उनके वक्त में इतने खासे लोकप्रिय हुए कि मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उस समय का इन सीरियल्स को छोड़ता होगा। उज्जैन में 21 मई 1931 में जन्मे शरद जोशी ने शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन विभाग में काम किया, पत्रकारिता की और रेडियो के लिए भी लिखा, मगर बाद में स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, पिछले दिनों, किसी बहाने, परिक्रमा, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, यत्र तत्र सर्वत्र और यथासंभव उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं।
1989 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मित्रों, एक और बात बताना चाहूँगा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हुए एक अरसा हुआ तो हिंदी साहित्य से जुड़ाव इसलिए भी बना रहा क्योंकि जो किताबें NCERT ने नियत की थी केंद्रीय विद्यालय के लिए या पूरे देश के लिए CBSE बोर्ड द्वारा, उसमें जीप पर सवार इल्लियाँ बहुत लंबे समय तक रहा, बच्चे पढ़ते रहे और हम पढ़ाते रहे। जीप पर सवार इल्लियाँ जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। क्या व्यंग लिखा है शरद जोशी जी। जीप पर सवार इल्लियाँ के द्वारा पूरे समाज के प्रशासन का एक खांचा, बाबूगिरी का एक खांचा खींच कर रख दिया है। सो शरद जोशी मेरे भी प्रिय व्यंग्यकार हैं। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वास्तव में ऐसे साहित्यकार, ऐसे महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वे यहीं कहीं रहते हैं, अपनी रचनाओं में, अपने व्यंग में, अपने नाटकों में, अपनी कहानियों में, उन अखबारों में जिनको हमने पढ़ा। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी व्यक्तित्व पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आगे।